Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss chapter number 6, Molecular Basis of Inheritance, and this is the last part of this chapter. Question number 20 तक हमने कर लिया है, part 3 videos तक. Question number 21. In some viruses, DNA is synthesized by using RNA as a template. देखिए नॉर्मली जो है क्या होता है, आपको जो सेंट्रल डोग्मा वो किस तरीके से है, डीएनए से आपका बनता है आरएनए. ठीक है, यानी कि डीएनए खुद में भी रेप्लिकेट करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन. और फिर डीएनए से बनता है आरएनए, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, आरएनए से फिर क्या बनता है, प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन. एंड पूरे के पूरे इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा. व्हाट डू वी से, सेंट्रल डोग्मा. ओके, ना यहाँ पे वायरसेस में ना उल्टा होता है. वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनेगा, यानी कि पहले डीएनए एज अ टेम्पलेट यूज करते हैं और आरएनए बनाते हैं. ठीक है, एमआरएनए बनाते हैं, इमेच्योर होता है, फिर उसको मैच्योर करते हैं यूकैरियोट्स में. बट वायरसेस में उल्टा हो रहा है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है आरएनए से. तो जब भी डीएनए आरएनए से सिंथेसाइज होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एंजाइम यूज होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एंजाइम जो है वो यूज होता है. ठीक है, तो ये पूछा है कि सच अ डीएनए इज कॉल्ड, ऐसे डीएनए को आप क्या कहते हो, ऐसे डीएनए जो इससे बन रहा है. ये प्रोसेस क्या है, देखिए नॉर्मल जो है ये आपका आरएनए है. ठीक है, आपको पता है कि जब मैच्योर आरएनए होता है तो उसमें पॉली ए टेलिंग होती है. तो यहाँ पे पॉली ए टेलिंग हो गई है, एडिनाइलेट रेजिड्यू का लगा हुआ है पॉली ए टेल. उसमें फिर हम ओलिगो डीटी प्राइमर लगाएंगे, और ओलिगो डीटी प्राइमर जैसे ही लगाएंगे तो यहाँ पे एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आएगा जो वर्क करेगा यहाँ पे. और यहाँ पे टी जो है खूब सारे लग जाएंगे इस पॉली ए टेल के नीचे, एंड देन ये आगे प्रोसीड ऑन कर देंगे. ठीक है, जब ये प्रोसीड कर देंगे तो ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा है. ठीक है, अब ये डीएनए का स्ट्रैंड बनते बनते एक हेयरपिन लूप बन जाता है. जब ये हेयरपिन लूप बन जाएगा तो यहाँ पे NaOH और आपका आरएनएज H लगेगा. आरएनएज H क्या करता है, ये आपका है आरएनए, ऊपर वाला है आपका आरएनए और नीचे वाला है आपका डीएनए. ठीक है, तो ये आरएनए और डीएनए के बीच में एक इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है, थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लीमेंटारिटी होती है, इस हाइब्रिड को ब्रेक करता है. ठीक है, ये जो आरएनएज H है इस हाइब्रिड को ब्रेक करता है और आरएनए को यहाँ से रिमूव कर देता है. जैसे आरएनए को रिमूव किया, अब सिर्फ डीएनए बचा. तो डीएनए का 3 प्राइम, आपको पता है कि रेप्लिकेशन करने के लिए जो 3 प्राइम एंड होता है वो फ्री होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए 3 प्राइम एंड फ्री है, और ये हेयरपिन लूप बना भी इसलिए है कि 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री रहे. जैसे 3 प्राइम एंड इसको फ्री मिलेगा वो इसको प्रोसीड कर देगा आगे की तरफ, जैसे यहाँ पे प्रोसीड किया. ठीक है, प्रोसीड कैसे करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम की हेल्प से. ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम लगेगा, ये कॉम्प्लीमेंटारिटी में दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कॉम्प्लीमेंटारिटी के साथ ये बाइंड कर जाएगा. ये आपका दोनों बन गया डबल स्टैंडर्ड डीएनए. लेकिन अभी भी देखिए यहाँ पे ये हुक ये जो लूप जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी हमें ब्रेक करना है. तो ब्रेक कैसे करेंगे, S1 न्यूक्लियस से. S1 न्यूक्लियस इसको ब्रेक करेगा, ये नॉर्मल डबल स्टैंडर्ड डीएनए की तरह फिर वर्क करने लगेगा. तो इसको हम इस टाइप के डीएनए को हम क्या कहते हैं, सी डीएनए कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. तो 21 का सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 22. In Michelson and Stahel experiment is continued for 4 generations in bacteria. देखिए Michelson और Stahel experiment हुआ था जो, उसको उन्होंने कई सारे generations में किया था बैक्टीरिया में, और कुछ इस तरीके का उनको मिल रहे थे वहां पे generations में N15, 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 N14, N14, N14 containing DNA. तो 4th generation में क्या होगा, सिंपल रेशो वो आपसे पूछ रहा है. ठीक है, इसको समझने के लिए आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखिए, इसको समझिए कि जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन है. ठीक है, आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है वो 20 मिनट्स में 1 जनरेशन उसका कंप्लीट होता है, यानी कि 20 मिनट्स में वो पूरा का पूरा रेप्लिकेट कर जाएगा. अब यहाँ पे देखिए ये 15N डीएनए है, यहाँ पे जो आपने पेट्री डिश है जिसमें आपका ये 15N डीएनए, यानी कि आपने क्या किया, इसको रेडियो एक्टिव नहीं किया, आपने इसको हैवी किया. ठीक है, ये जो आपका नाइट्रोजन डीएनए है इसको आपने हैवी किया है. हैवी करने के बाद उस पेट्री डिश में अब आपने सिर्फ क्या डाला है, 14NH4Cl.
ठीक है। अब नॉर्मल आपका NH4Cl है, अब हैवी नहीं है, ठीक है। जब ये 14 NH4Cl डालेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पे एक नॉर्मल जैसे रेप्लिकेशन होता है वो होता चला जाएगा। तो देखिए 14 NH4Cl डाला है तो यहाँ पे 15 एक ये स्ट्रैंड दो में अब कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है, ये इस तरीके से दो में हो जाएगा, फिर ये भी डॉटर स्ट्रैंड बना लेगा और ये भी डॉटर स्ट्रैंड। आपको पता है रेप्लिकेशन इसी तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया, ये पहला वाला जो रेड वाला है वो 15 है, जो ग्रीन वाला है वो 14 है। 14 15 अगर इस तरीके से लिखा इसका मतलब है क्या है, ये हाइब्रिड। अगर इस तरीके से देखिए दोनों अगर रेड है 15 15 तो इसको आप कहोगे हैवी, जो नीचे लिखा है। और इसके बाद यहाँ पे हाइब्रिड, और यहाँ पे अगर सिर्फ 14 14 लिखा है तो आप उसको क्या कहोगे, लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका दोनों 14 14 है, ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका 14 और 15 है, 14 और 15, यहाँ पे भी 14 और 15 है, और यहाँ पे भी 14 और 14 है, ठीक है। यानी कि दो आपके जो है वो आपके लाइट हैं और दो आपके हाइब्रिड हैं। ये चाहे आप कितने भी जनरेशन कर लीजिए इस बैक्टीरिया को, अब कितने भी जनरेशन, चाहे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 जनरेशन तक बताया है, आप इसका 100th जनरेशन भी अगर कर लोगे तो भी 100 जनरेशन में आपको 2 ही हाइब्रिड मिलने वाले हैं, ना तो इससे ज्यादा और ना तो इससे कम, क्योंकि 2 तो स्ट्रैंड ऑलरेडी है ना, स्टार्टिंग में आपने 2 स्ट्रैंड दे दिए तो ये 2 स्ट्रैंड तो रहेंगे ही रहेंगे। यानी कि ओवरऑल आप चाहे कितने भी जनरेशन कर लीजिए, आपको जो हाइब्रिड है वो आपके 2 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 3rd जनरेशन, अब मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाती जा रही हूँ, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80, क्यों, क्योंकि एक जो इस तरीके का स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को रेप्लिकेट करने में कितना टाइम लग रहा है, 20 मिनट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स। यहाँ पे 4 स्ट्रैंड्स है, कितना टाइम लगेगा, 80 मिनट्स। अगेन यहाँ पे देखिए कितने स्ट्रैंड्स है, यहाँ पे आपके 8 स्ट्रैंड्स है, तो यहाँ पे इसका भी 20 40 60 80 100 120 140 और 160, तो टोटल आपके 160 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। 4th जनरेशन में 160 मिनट्स लगेंगे और इतने आपके स्ट्रैंड्स बनेंगे जो आपको चारों में दिखाया है। ये पूरा जो नीचे का पूरा दिखाया है यहाँ से लेके ये पूरा आपका 4th जनरेशन में ही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेशो देखते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 3rd जनरेशन में आपको कितने हैं, 14 और 15, ये आपके 2 ही हाइब्रिड हैं, और 14 14 14 ये आपके टोटल कितने हैं, 3, तो 6 आपके कितने हैं, 14 14 है, और 2 आपके कितने हैं, 14 और 15 है, ओके। 4th जनरेशन में देखिए कितने हैं, 4th जनरेशन में अगेन आपके 2 जो है वो आपके 14 15 है, और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो 18 आपके कितने हैं, 14 आपके जो है कितने हैं, 14 आपके कितने हैं, 14 14 है, ठीक है। अब चलिए हम रेशो को समझते हैं। जो उन्होंने पूछा है किस सीक्वेंस से पूछा, वो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। पहले पूछा है 15 15, फिर पूछा है 15 14 और फिर पूछा है 14 14। तो पहले उन्होंने सिंपल किसका पूछा है, 15 और 15 का पूछा है, ठीक है। देखिए 15 15 4th जनरेशन में आपको एक भी नहीं दिख रहा है, आपको 15 15 सेकेंड जनरेशन, 1st जनरेशन के बाद आपको कहीं भी नहीं दिखेंगे, चाहे आप कितने भी जनरेशन कर लीजिए, तो ये तो आपका 0 ही रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने हाइब्रिड पूछा है 15 और 14। अब 15 14 आप चाहे कितने भी जनरेशन कर लीजिए वो हमेशा 2 ही होगा, ठीक है। और उसके बाद 14 14 वो आपके कितने हैं यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे हैं 14, ठीक है। तो इसको रेशियो के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, 0 फिर 2 और 14। अब ये 2 1 2 2 7 14, तो आपका कितना आ गया, 0 1 7। तो 0:1:7 ये आपका 4th जनरेशन का रेशो हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है 4th जनरेशन का रेशो क्या हो गया, 0:1:7, ओके। अगर यही इसी तरीके से आपसे 3rd जनरेशन का पूछे तो बता देते हैं। 3rd जनरेशन में भी 15 15 है, तो 15 15 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 14 15 उसके बाद आता है रेशो, तो 14 15 आपके कितने हैं, 2 है, और यहाँ पे आपके 14 14 कितने हैं, 3 और 6 है, तो 2 3 और 6, तो यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, 0:1:3। ये आपका रेशो है 3rd जनरेशन का, ये आपका रेशो है 4th जनरेशन का। इस तरीके से आप कितने भी आपको जनरेशन पूछे आप उस तरीके से रेशो निकाल सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस
नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज, ये है, ठीक है, क्या है, 5 प्राइम ATG और ये 3 प्राइम। द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली आपको लिखा है आरएनए ट्रांसक्रिप्ट। जब पूछा जाए आरएनए ट्रांसक्रिप्ट तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको ये 5 प्राइम का 5 प्राइम रहेगा, ए का ए ही रहेगा, टी के जगह पे सिंपल यू हो जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। टी के जगह पे सिंपल यू हो जाएगा क्योंकि ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, आपको इसको कोड, इसका कोड थोड़ी करना है। सिंपल वो पूछ रहा है कि यही सीक्वेंस अगर मैं आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में हो तो वो कैसे लिखा जाएगा। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्ट में आपको पता है थाइमीन नहीं प्रेजेंट होता, यूरेसिल प्रेजेंट होता है। इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइमीन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें आपको मेथिल ग्रुप कनेक्टेड होता, मतलब अटैच्ड होता है, लिंक रहता है, लेकिन यूरेसिल में यही मेथिल ग्रुप नहीं रहता, इसीलिए वो जो थाइमीन है यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, इसलिए ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, ये जिसमें भी है वो आपका आंसर हो जाएगा। AUG ए जो है 23 का ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। अब होलो एंजाइम का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपल ये आपका है अल्फा, ये पूरा आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, पूरा आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन ये कोर आरएनए पॉलीमरेज है। कोर आरएनए पॉलीमरेज में आपका सिग्मा नहीं होता, उसके अलावा सब होता है, ठीक है। सिग्मा आपका प्रमोटर रीजन पे, प्रमोटर रीजन के लिए होता है, प्रमोटर रीजन को ढूंढने के लिए होता है सिग्मा। तो जब भी आप आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे प्रमोटर रीजन के पास जाना है तो फिर वो होलो एंजाइम के फॉर्म में कन्वर्ट होगी, कोर एंजाइम से होलो एंजाइम में कन्वर्ट होगा। तो फिर सिग्मा भी जाके उससे देखिए जुड़ गया, सिग्मा जुड़ गया। अब ये पूरा का पूरा आरएनए एंजाइम क्या कहलाएगा, होलो एंजाइम, ठीक है। तो ये जो होलो एंजाइम जब ट्रांसक्राइब करता है तो किसको ट्रांसक्राइब करता है, अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ लीजिए। यहाँ पे आपका ये प्रमोटर है और ये आपका जो है टर्मिनेटर है, ठीक है। ये क्या है, ये है प्रमोटर और ये क्या है, ये है टर्मिनेटर, और ये बीच में क्या प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन। क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन। तो जब भी आपका आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करेगा तो प्रमोटर वाले रीजन पे क्या क्या यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा यूज होगा, ठीक है। टर्मिनेटर रीजन पे क्या यूज होगा, आरएनए पॉलीमरेज और उसके साथ आपका रो यूज होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन पे होल सोल आरएनए पॉलीमरेज ही यूज होगा। तो ये पूरा आरएनए पॉलीमरेज किसको ट्रांसक्राइब करेगा, इस स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल जीन को ही ट्रांसक्राइब करता है। अब ये प्रमोटर रीजन से स्टार्ट करता है और टर्मिनेटर रीजन पे एंड करता है, लेकिन कोडिंग सिर्फ स्ट्रक्चरल जीन की करता है, इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा 24 का डी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। Question number 25. If the base sequence of a codon in mRNA is 5' AUG 3', the sequence of tRNA pairing with it must be. देखिए mRNA में कोड क्या है, mRNA में कोड है 5' AUG 3'। अब यहाँ पे आपका एक आ रहा है tRNA, ये आपका tRNA है, इस तरीके से आपका टीआरएनए, मान लीजिए हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं टीआरएनए, ठीक है। अब ये जो टीआरएनए है, टीआरएनए ये क्या है, ये है एमआरएनए, ठीक है। टीआरएनए जब भी एमआरएनए कोड करता है इसका ऑपोजिट कोड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, ए के करस्पॉन्डिंग में क्या है, यू। अब यहाँ पे यू क्यों है, क्योंकि टी आरएनए है, आरएनए में आपको पता है कि टी यानी कि थाइमीन नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो यू यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ए का करस्पॉन्डिंग यू, जी का करस्पॉन्डिंग सी और यू का करस्पॉन्डिंग ए, ठीक है। तो यानी कि पहले आप देखिए यहाँ पे कोड क्या करेगा, ये कोड करेगा इसके ऑपोजिट, यानी कि जो सीक्वेंस है वो भी ऑपोजिट हो जाएगा 3', ये 5' है ना एमआरएनए पे, ये हो जाएगा 3'। ए के सामने क्या हो जाएगा, यू, और यू के सामने क्या होगा, ए, और जी के सामने क्या होगा, सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3' यू ए सी 5'। लेकिन आंसर में देखिए, ध्यान दीजिए, आंसर में 5' से 3' पूछा है, तो आप 5' से 3' करने के लिए आप क्या करोगे, उसको उल्टा कर दोगे, सी ए यू 3'। तो सी ए यू 3', ये बी आपका आंसर हो जाएगा 25 का बी।
Now 26, the amino acid attaches to tRNA at its. अमाइनो एसिड कहाँ अटैच होता है? तो अमाइनो एसिड देखिए सेरीन, ये देखिए टायरोसिन, ये कहाँ अटैच्ड है? ये 3 प्राइम पे अटैच्ड है, tRNA के 3 प्राइम एंड पे अटैच्ड है। तो 26 का 3 प्राइम एंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, now question number 27, to initiate translation the mRNA first bind to। देखिए जब भी ट्रांसलेशन इनिशिएट करना होता है ना, तो mRNA सबसे पहले स्मॉलर जो राइबोसोमल यूनिट होती है, स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट, उससे जाके स्मॉलर राइबोसोम से जाके अटैच होती है। क्यों? क्योंकि स्मॉलर राइबोसोम में इस तरीके से देखिए 3 साइट होता है। एक साइट है ई एग्जिट साइट, पी और यहाँ पे ए साइट एक्टिव साइट। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आके जो फर्स्ट अपर टीआरएनए आएगा सबसे पहले वो प्रमोटर रीजन पे आता है, और प्रमोटर रीजन पे आके यहाँ पे इसका कोई भी अमाइनो एसिड होता है वो कोड करता है, और उसके बाद ये जो खाली टीआरएनए है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? ई पे। ये ई पे ट्रांसफर हो गया। अब यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो नेक्स्ट आपका टीआरएनए आएगा वो कहाँ पे आएगा? ए पे। ए पे ऑलरेडी ये है और ये इसका ट्रांसफर भी हो गया, तो ये आ जाएगा 2। ये आपको आई गेस समझ में आ रहा होगा ट्रांसलेशन अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पे सबसे पहले ये स्मॉलर राइबोसोमल पे आएगा, लेकिन फिर उसके बाद इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए एक जो लार्जर सब यूनिट है वो भी आके इससे बाइंड करेगा, लेकिन लार्जर सब यूनिट पे सिर्फ ई साइट का जो है एक्टिव, सिर्फ ई साइट का साइट है और ए साइट का साइट है। तो यहाँ पे ई और ए को इस तरीके से बाइंड कर लेगा, ताकि जैसे ही बाइंड कर लेगा ना, जैसे स्मॉलर सब यूनिट है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे पी साइट है, यहाँ पे ए साइट है। सबसे पहले टीआरएनए मैंने किस पे बताया? पी साइट पे आता है। तो पी साइट पे सबसे पहले कैसे आएगा? मतलब यहाँ पे तो ई भी तो ओपन है, पी भी ओपन है, ए भी ओपन है, तो कोई किस पे भी तो आ सकता है। तो जो आपका लार्जर सब यूनिट है वो आएगा और इसको मास्क कर देगा, यानी कि ई साइट और ए साइट को मास्क कर देगा, यानी ढक देगा, तो सिर्फ पी साइट ओपन है। अब जो सबसे पहला एमआरएनए टीआरएनए है वो आके इस पी साइट पे आएगा। उसके बाद जो है धीरे धीरे ये मास्किंग हट जाती है, ये जो खाली टीआरएनए वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा और जो न्यू टीआरएनए है वो ए साइट पे आएगा, और फिर सारे एलोंगेशन प्रोसेस में वो ए साइट पे ही आता चला जाएगा, एंड देन ये शिफ्टिंग होती चली जाएगी। ठीक है, तो इनिशिएट करने के लिए पूछ रहा है, तो इनिशिएट करने के लिए जो आपका स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट है उसी से इनिशिएट होगा, सबसे पहले उसी पे आपका एमआरएनए बाइंड करेगा। तो 27 का ए इज द करेक्ट आंसर। Now question number 28. In E. coli, the lac operon gets switched on. Lac operon कैसे switched on होता है? जब इंड्यूसर आता है, ठीक है, और वो रिप्रेसर को एक्टिवेट कर देता है। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली क्या चल रहा है? ये लैकोपेरॉन है, लैकोपेरॉन में ये रिप्रेसर है, रिप्रेसर एमआरएनए, यानी कि जो आई जीन है उसने रिप्रेसर एमआरएनए रिलीज किया, रिप्रेसर एमआरएनए से आपका जो प्रोटीन बना वो क्या बना? रिप्रेसर प्रोटीन। अब ये रिप्रेसर प्रोटीन जो ऑपरेटर रीजन है उसको जाके उसने मास्क कर दिया, बाइंड कर दिया। अब ये अगर ऑपरेटर रीजन से आपका रिप्रेसर बाइंड करके रखेगा तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, यानी कि आपका जो ये रिप्रेसर है उसने क्या कर दिया? इस ट्रांसक्रिप्शन को रिप्रेस कर दिया। अब मुझे लैकोपेरॉन को स्विच ऑन करना है। अगर लैकोपेरॉन को स्विच ऑन करना है तो मुझे किसी तरीके से इस रिप्रेसर को बंद करना होगा, इनएक्टिव करना होगा। अब ये रिप्रेसर एक्टिव है, ठीक है, इसको मुझे इनएक्टिव करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने आई जीन से ये रिप्रेसर एमआरएनए जैसे नॉर्मली रिप्रेसर आ रहा था वो आया, लेकिन मैं एक इंड्यूसर ले आई। ठीक है, इंड्यूसर आप लैक्टोज के फॉर्म में भी लेके आ सकते हो, आप एलो लैक्टोज के फॉर्म में भी लेके आ सकते हो। पूरा प्रोसेस जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा क्या होता है लैक्टोज, क्या होता है एलो लैक्टोज। पर फिलहाल इंड्यूसर जो है लैक्टोज या एलो लैक्टोज के फॉर्म में आएगा और वो इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही बाइंड करेगा ये रिप्रेसर जो है अभी जो एक्टिव था वो अब इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? इनएक्टिव। जैसे वो इनएक्टिव हो गया ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, और ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज आके इस ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा और इस स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करेगा। जो आपका लैकोपेरॉन है वो ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका स्ट्रक्चरल जीन क्या है? ZYA, इसको ट्रांसक्राइब करेगा लैक एमआरएनए, और फिर आपके 3 प्रोटीन बनेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोपर्मिएज और बीटा गैलेक्टोट्रांस एसिटिलेज। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, परमिएज स्पोर बनाता है सेल में, और ट्रांस एसिटिलेज जो भी टॉक्सिन है उसको रिलीज करता है।
ठीक है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस है लैकोपेरॉन का। तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट्स बाइंड टू रिप्रेसर, बिल्कुल सही, यही आपका करेक्ट आंसर भी है। रिप्रेसर बाइंड्स टू ऑपरेटर, अगर रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा तो आपका स्विच ऑफ हो जाएगा ऑन होने के बजाय। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू ऑपरेटर, यस आरएनए पॉलीमरेज ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ऑन तो जरूर होगा, लेकिन आपका रिप्रेसर भी तो आ रहा है, तो रिप्रेसर अगर रहेगा तो आरएनए पॉलीमरेज तो वैसे भी बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अभी तो ये ऑलरेडी ऑफ ही रहेगा, ऑन ये कर सकता है लेकिन ऑफ खुद ही बाइंड नहीं कर सकता। लैक्टोज इज प्रेजेंट, सही बात है, एंड इट बाइंड्स टू आरएनए पॉलीमरेज, अरे लैक्टोज तो खुद ही इंड्यूसर है, वो आरएनए पॉलीमरेज को ही तो एक्टिवेट करने के लिए, मतलब उसी के लिए तो वो आता है एज अ इंड्यूसर, तो वो आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड न करने के बजाय वो रिप्रेसर को बाइंड करता है, और रिप्रेसर से ये रिप्रेस करने के बजाय इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ पे लैक्टोज जब आता है तो वो आपका एक्टिवेट कर देता है, यानी कि स्विच ऑन कर देता है। 28 का ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सो विद दिस क्वेश्चन आज का हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, और अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।